बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया कि सेनेट इंतखाबात खुफिया राय शुमारी से होंगे, आइन के मुताबिक होंगे और अपने टाइम पे, यानी कल सेनेट इंतखाबात 3 मार्च के रोज़ ही होंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का बगौर जायज़ा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शामिल थे और दीगर अराकीन इसमें शामिल थे, जिसके बाद एक एलामिया जारी किया गया और उस एलामिया में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की जो ओपिनियन आई है सेनेट इंतखाबात के हवाले से, उस पर मनो अन अमल किया जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी राय दी है उस पर अमल तो लेकिन जरूर किया जाएगा, लेकिन उसमें 3 रुकनी कमेटी बना दी है जो 4 हफ्ते के अंदर जो है वो रिपोर्ट अपनी मुरतब करेगी, जिसके बाद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है मुमकिन बनाया जा सकेगा। यानी इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया कि अब आने वाले इंतखाबात में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि ये टाइम बहुत कम है और दूसरा उनकी जानिब से कहा गया कि तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं, लिहाजा जिस तरह पहले से होते आए हैं इंतखाबात, उसी तरह खुफिया राय शुमारी के साथ 3 मार्च यानी कल के दिन इंतखाबात होंगे। लेकिन इसमें अहम सवाल ये उठता है कि इलेक्शन कमीशन का जब ये एलामिया जारी हुआ है तो उसमें बाकायदा तौर पर लिखा गया है कि इंतखाबात को शफाफ बनाना इलेक्शन कमीशन का काम है। और हम देख चुके हैं कि पहले इंतखाबात में खुफिया राय शुमारी से जो ये इंतखाबात होते थे उसमें किस तरह से पैसा चला, वीडियोज हमारे सामने आती रही। तो इलेक्शन कमीशन किस तरह से इंश्योर करेगा कि ये इंतखाबात शफाफ तरीके से होंगे, आज इस पर डिबेट करेंगे। साथ दूसरी जो स्टोरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज सिंध असम्बली में पीटीआई के अरकान पर ही हमला किया। आप ये फुटेज मुलाहिजा कर रहे हैं। 3 अरकान ऐसे हैं जिसमें करीम बख्श, शहरियार शर और असलम अबड़ो, जिन्होंने पीटीआई कैंडिडेट्स को सेनेट में वोट देने से इनकार किया और उनकी अपनी रिजर्वेशन थी पार्टी फंड्स के हवाले से, पार्टी में टिकटों की तकसीम के हवाले से। लेकिन जब ये 3 अरकान जो है सिंध असम्बली में दाखिल हुए तो इन पर पीटीआई के अपने अरकान ने धावा बोल दिया और आप देख रहे हैं उसके नतीजे में जो हाथापाई हुई, पीपल्स पार्टी के अरकान बीच में आए, सुलह सफाई कराई और फिर इन 3 अरकान ने पीपल्स पार्टी के अरकान के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। क्या ये वही डर है जिसके बायस जो है पीटीआई ये चाह रही थी कि ओपन बैलेट से हो, ताकि तमाम तर वो कैंडिडेट्स, वो एमपीएस जिनका उनको शक है कि वो पार्टी से नाराज हैं, वो किसी और को वोट ना दे, उनका पता लग जाए। और एक इंपॉर्टेंट वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें पीटीआई के एमपीए को अगवा किया जा रहा है। वो हम अगले पार्ट में इसको बाकायदा तौर पर डिस्कस भी करेंगे अगले सेगमेंट में। पहले चलते हैं हम इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो फैसला आया है। हमारे साथ मौजूद हैं अली गौहर बलोच साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं शौकत बसरा साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और हमारे साथ हैं कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। मैं सबसे पहले एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, फिर अली गौहर बलोच जिनका ताल्लुक पीएमएलएन से है उस पर बात करेंगे। वो वीडियो नाज़रीन आप देखें कि नवाज शरीफ ये फ्लोर क्रॉसिंग और सेनेट में पैसा चलने के हवाले से क्या कहते थे। ये सेनेट जो है ऐवान बाला कहलाता है, किस तरह से जो है वो पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है वोट ख़रीदने के लिए। ये मैं समझता हूँ कि ये वोट नहीं बल्कि ये ज़मीर ख़रीदने वाली बात हो रही है, और मैं इसको बड़ा मकरूह कारोबार समझता हूँ। और कि पैसे दे के जो है वो वोट ख़रीदा जाए और फिर पैसे दे के वोट ख़रीद के ऐवान बाला में बैठा जाए। इस तरह का सियासत के अंदर कोई आके तो कारोबार करता है वो हम सब के लिए बदनामी का बायस है। सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम इस कारोबार को रोकें और ये पैसे के खेल को रोकें और अपने ऐवान बाला को बचाएं। इसलिए मैंने आप सबको आज दावत दी है और ये बंद करना हमारे अपने इख्तियार में है। नवाज शरीफ साहब की वीडियो सुनी और इसमें नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि जो फ्लोर क्रॉसिंग होती है, जो पैसा इस्तेमाल होता है, इसको किसी ना किसी तरह से हमें रोकना चाहिए और इस हवाले से इकदाम उठाने चाहिए। और इसमें हम देख रहे हैं नैयर हुसैन बुखारी भी हमें नज़र आ रहे हैं वीडियो में, हमें शफकत महमूद साहब भी नज़र आ रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब के ये बाकायदा तौर पर अल्फाज हैं कि ये पैसा जो है अवान में चलता है, ये ऐवान बाला में नहीं पैसा चलना चाहिए। अली गौहर बलोच साहब, आप तो फतह के शादियाने बजा रहे हैं कि आप लोगों की फतह होगी, लेकिन आपके कायद ने क्या कहा था फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से, और अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया, आप समझते हैं कि अब बोलियां नहीं लगेंगी, ये इंतखाबात जो है शफाफियत के साथ होंगे? जी शुक्रिया कंबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि सियासत में ये जो, और इवन पूरे पाकिस्तान में जिस जिस जगह पर भी ये
घिनौना जुर्म होता है, पैसा लगता है, पैसा चाहे सियासत में लगे, चाहे किसी और शोबा ज़िंदगी में हो, तो मतलब है वो दरवाजे बंद होने चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन बात ये है कि इसका इनिशिएटिव बिल्कुल ये जो रेफरेंस कोट किया जाता है, मियां नवाज शरीफ साहब ने बात की, फिर मतलब है कि वो एक जो मियां नवाज शरीफ साहब ने और बेनज़ीर साहिबा ने साइन किया, उसमें भी उसका जिक्र था, और आज भी हमारा यही मौक़िफ़ है। और मेरा ख़्याल है कि इसको तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी तस्लीम करती हैं कि ये चीज़ स्टॉप होना चाहिए। रायशुमारी से हो रहे हैं किस तरह से? खुफिया देखें, गुजारिश ये है कि जहाँ पर हम इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि 2 साल का पीरियड, 2.5 साल हो गए। हमारा तो स्टांस ही यही है कि 2018 के इलेक्शन जो हैं ये इन लोगों ने चुराए सिलेक्टर्स के साथ मिलकर। अली साहब, और देखिए मेरी बात आप समझते हैं कि ये जो इलेक्शन है इसमें गोलियां नहीं लगेंगी? अगर आप मेरी बात को थोड़ी देर के लिए मुकम्मल होने दें कमर, तो ज़्यादा बेहतर है। देखें, गुजारिश ये है कि 2018 के इलेक्शन चुराए गए, इसके तो इस फरसूदा निज़ाम से सबसे ज़्यादा मुतासर तो हम हुए हैं। फिर उसके बाद आपने देखा कि जब सेनेट में अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई, उस वक्त भी किस तरह से अक्सरियत को एक छू मंतर और जादू के ज़रिए जो है वो अक़लियत में बदला गया और अक़लियत को जो है वो अक्सरियत में बदला गया। देखिए, गुजारिश ये है कि इनके पास 2.5 साल का टाइम गुजर चुका है इलेक्शन के बाद। अपोजिशन के कहने पर एक कमेटी बनी, उसकी एक मीटिंग हुई और उसके बाद उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई। हम चाहते थे कि इलेक्शन रिफॉर्म्स पर बात हो। इलेक्शन रिफॉर्म में सिर्फ ये नहीं है कि पीटीआई ने जब अदम एतमाद रोकना था तो उस वक्त इमरान नियाज़ी साहब जो थे वो खुद भंगड़े डाल रहे थे कि मैं कामयाब हो गया हूँ, कि मैंने वो पैसा चला के लोगों के ज़मीर ख़रीद के जो है वो उसको अक्सरियत को अक़लियत में बदल दिया और अक़लियत को अक्सरियत में बदल दिया। और आज वो भाषण खड़े होकर इधर दे रहे हैं कि आज जो सिर्फ एक सीट है वो कौमी असम्बली की ने जिसको इलेक्ट करना है, तो उधर उन्हें जब अब उन्हें पता चला है कि जब चू चू का उन्होंने मुरब्बा इकट्ठा किया हुआ है, जहाँ भी उनकी पंजाब में जो अक्सरियत थी केपीके में थी, या जो उनके मेम्बरान सिंध में हैं, तो अब वो लोग चूँकि इन्होंने डिलीवर भी नहीं किया और वो डिफरेंट पार्टी से घेर के लाए थे, आज वो इनके और अली साहब ये हमारे सामने एग्जांपल है कि जो सिंध असेंबली में जो कुछ होता रहा, इस पे भी बात करेंगे। कवर दिलशाद साहब, अब ये नोटों के बैग लेकर मार्केट में आ गए, लोगों की बोलियां लगा रहे हैं और लोगों के ज़मीर खरीदना चाह रहे हैं। ठीक, कवर दिलशाद साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा सर, इलेक्शन कमीशन ने वाज़े तौर पर फैसला दे दिया, लेकिन हम जिस बात को एड्रेस करना चाह रहे थे, जिस बात के पीछे सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी हियरिंग की, जो इलेक्शन कमीशन का बुनियादी आइन के मुताबिक जो है वो काम है कि आपने इंतखाबात में शफाफियत लानी है, क्या हम इस इंतखाबात को शफाफ बनाने में कामयाब हो सकेंगे? देखा जी, असूली तौर पर ये जो आइन में तरमीम करने की जो मामला चल रहे थे पीटीआई की गवर्नमेंट में, वो तकरीबन 6 महीने से ये बाकायदा अमेंडमेंट करने के लिए जो अब ऑर्डिनेंस की सूरत में आया, वो कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी में ज़ेर इल्तवा रहा, लेकिन 6 महीने उन्होंने ज़ाया कर दिए। उस वक्त अपोजिशन के साथ भी कोई मुहाजराई नहीं थी और बड़े एक खुशगवार माहौल में, फ्रेंडली माहौल में अपोजिशन और गवर्नमेंट के कानून साजियाँ हो रही थी, लेकिन उन्होंने वो देर कर दी। जब वो दिसंबर के बाद जब ये बाकायदा बिल की सूरत में आया, तो ज़ाहिर है कि उस वक्त अपोजिशन जो थी वो इंतहाई एग्रेसिव थी, जहराना अंदाज पे आगे काम चल रहे थे। तो हुकूमत ने इसके साथ साथ इंतहाई 2-3 ऐसे कंट्रोवर्शियल बिल पेश कर दिए जो आइन के ढांचे से मुतसादिम थे। इन्होंने ड्यूल नेशनलिटी के बारे में अपना बिल पेश कर दिया। इनको जहन में नहीं आ रहा, इनके जो लॉ जो जिनसे ये मशवरा करते हैं, जिनके साथ इनकी एडवाइजरी चलती आइनी माहिरीन की, मतलब पीपल्स पार्टी से आए हैं ना इनके साथ, उन्होंने ये मशवरा नहीं दिया कि जनाब ये जो आइनी ढांचा है ड्यूल नेशनलिटी का, आइन के आर्टिकल 63-62 में, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने से शुरू है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के असली जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें शामिल है, तो ये ढांचे में आता है। तो आइनी ढांचे को जो है इसको तरमीम करना हमारी मौजूदा कौमी असम्बली के इख्तियार में ही नहीं है। लेकिन बहरहाल उसके साथ 2-3 बिल और भी पेश कर दिए, इस पर अपोजिशन को मौका मिल गया। वहाँ लड़ाई झगड़े हो गए, आपके सामने ही है। लेकिन अगर ये एक ही बिल पेश करते कि जनाब शफाफियत के लिए हम ये चाहते हैं
कि भी ओपन बैल्टिंग हो जाए। ओपन बैल्टिंग की तमाम सियासी जमातों पर एक ही नुक्ते पर खड़ी थी कि होना चाहिए, लेकिन उसके साथ अटैच कर दिया बाकी 2-3 अपने मफादात प्रस्ताना बिल जो थे, जो आयन के ढांचे से मुतसादिम थे। बहरहाल वो बात नहीं बनी। फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में, ठीक है, हुकूमत का राइट बनता है, ओपिनियन ले सकते हैं, लेकिन सरदार न्याई साहब जो उन्होंने आर्टिकल 186 के साथ जो रेफरेंस दाखिल किया, उसमें कहा कि जनाब हम आपसे एडवाइजरी ओपिनियन लेना चाहते हैं, या तो उसमें ये लिख देते हैं जनाब हम आपकी जजमेंट लेना चाहते हैं। ठीक। उनका तो सारा ही जो मामला जो है ये यू टर्न हो गया, खत्म ही हो गया। ठीक नाज़रीन, हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। शौकत बसरा साहब से फिर पूछेंगे कि सिंध असम्बली में ये मारा मारी क्यों हो रही है और तहरीक इंसाफ के अरकान को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पीटीआई के एमपीए को पीटीआई के अरकान ही अगवा कर रहे हैं। जरा प्रोड्यूसर साहब वो दिखाएं, फिर हम पूछते हैं इसका बसरा साहब से। ये देखें नाज़रीन, ये बाकायदा तौर पर गाड़ी में डाला जा रहा है इन्हें, और खुर्रम शेर जमान साहब ने पहले भी कहा था कि हम तमाम अरकान जो है यहाँ उनको हम होटल देंगे और उसमें रखेंगे, लेकिन पीटीआई के तीन एमपीएस जो थे वो सिंध असम्बली से, उन्होंने इख्तलाफ किया और उन्होंने कहा कि हम जो हैं वो पार्टी को वोट नहीं देंगे, जिसके बाद हंगामा आराई भी हुई आज सिंध असम्बली में। तो असल में बसरा साहब आप लोगों को इस चीज़ का डर था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ऑर्डिनेंस भी आता है, सुप्रीम कोर्ट भी आप जाते हैं और 2 महीने पहले आप आईनी तरमीम भी लाते हैं। अच्छा कमर जहरी साहब, बात यह है कि इश्यूज तो बिल्कुल हैं, और ये इश्यूज सिर्फ पीटीआई नहीं है, आप दूसरी पार्टियों में भी देखेंगे, वहाँ भी नाराज़गियाँ लीडरशिप के साथ, पार्टी के साथ, अपने कोई जो मामलात हैं उसके हवाले से लोगों की रिजर्वेशंस हैं। तो ये कहना कि सिर्फ हम ऑर्डर, देखिए बात यह है कि तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो गुज़श्ता जब से वो सियासत में हम एक ही काम कह रहे हैं कि हमें अपने निज़ाम को बेहतर करना है, निज़ाम को ट्रांसपेरेंट करना है, करप्शन को ख़त्म करना है, 1 पॉइंट एजेंडा है। और ये जो पार्टियां 70 साल जो आमरीत रही है, दोनों पार्टियां रही, मेरे भाई बैठे हैं बलोच साहब, इनसे मेरा बड़ा प्यारा तल्लक है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में जो गंद डाला, जो खरीदो फरोख्त, बलोच साहब हंसे जा रहे हैं सर, जो लोगों की, अच्छा मेरी गुजारिश सुन लेना, जो लोगों की बोलियां लगी, जो लोगों को ब्रीफ केस दिए गए, कभी इदारों के लोगों को खरीदने की कोशिश की गई, जजेस को खरीदने की कोशिश की गई, तो ये सियासत में पहले नहीं था। जब ज़ियाउल हक ज़ाहिर एक आमिर आया, उसने इनको पाला पोसा, जवान किया, बड़ा किया, तो इन्होंने हर चीज़ को पैसे से खरीदने की कोशिश की। सो आप पीछे ना जाएं, सीओडी में भी इन्होंने तय किया कि हम ओपन बैलेट के जरिए करेंगे। फिर इसके बाद अभी जो लास्ट इलेक्शन हुआ उसमें भी इन्होंने बड़े मगरमच्छ के आंसू बहाए, हमारे बंदे तोड़ लिए, प्रेशराइज किया गया। तो भाई ये तो मुझे बताएं कि क्या इसमें गलत बात की है इमरान खान ने, क्या गलत बात कर रही है तहरीक इंसाफ, और ये बात अब मत घबराएं, ये आप रिजल्ट डे का इंतज़ार करें। अगर नाराज़गियाँ हमारी तरफ हैं तो इश्यूज उधर भी हैं और होते हैं, लोगों के अपने अपने मसाइल होते हैं, अपने हल्के के इश्यूज होते हैं। तो ये जिस दिन ऑलमोस्ट पंजाब में तो रिजल्ट, आप कह रहे हैं रिजल्ट आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और हुकूमत जिस तरह से दावे कर रही है, हुकूमती मशीनरी भी तमाम इस पे मसरूफ है और फतह हुकूमत की होगी। कमर एक बात बताऊं आपको, एक फिक्रा, कमर एक बात जी, देखिए इलेक्शन सिर्फ इस वक्त, बाकी तो ऑलमोस्ट वही रिजल्ट आएगा जिसकी जितनी जितनी सीटें हैं। इलेक्शन हो रहा है इस वक्त सिर्फ एक सीट पे, यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख पे, नेशनल असेंबली, यूसुफ रजा गिलानी साहब और शेख हफीज साहब वाला, वहां पर बहुत जोड़ तोड़ कर रही है पूरी पीडीएम। अच्छा ये पीडीएम जोड़ तोड़ कर रही है, पैसा चला रही है, फिर इसमें कतई दो राय नहीं और, है और आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप लोग क्या लिवरेजेस शो कर रहे हैं, उन्हें कोई फेवर्स दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सुन तो ले,
अभी सुन लें, थोड़ी देर पहले अभी अली मूसा गिलानी साहब की एक वीडियो सामने आई है, उसको देख लें, आपको समझ आ जाएगी। और हम क्या कर रहे हैं, अगर हमने पैसा चलाना होता या खरीदो फरोख्त करनी होती तो हम इतनी तगोदो ना करते। हमने बिल टेबल किया कमेटी के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। सर आप सस्ते में कर रहे हैं ना, आपने पीटीआई के एमपीएस को होटल में बंद किया हुआ है। खुर्रम शेर जमान ने होटल का बंदोबस्त किया जिसमें आपने इत्तेहादियों को भी बुलाया, कहा है कि कल तक यहाँ पे ही रहो, कहीं किसी से मुलाकात नहीं करनी है। तो आपने सिर्फ होटल के कमरे दिए, वो ज्यादा पैसे दे रहे हैं। सुने, जो खतरों के खिलाड़ी हैं ना, जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, मैं उस पार्टी में रहा हूँ भाई, उन्होंने तो पूरी बलूचिस्तान असेंबली जो है वो उल्ट दी थी। और केपी के अंदर आप ये देख लें कि टोटल इनकी 6 सीटें थी, वहां पर एक भी सेनेटर नहीं बन सकता था लास्ट टाइम, हमारे 20 एमपीएस वहां पे खरीद लिए। तो इसमें तो कतई दो राय नहीं है कि खरीदो फरोख्त, लूट मार। अली साहब से इस पे जवाब लेते हैं। अली साहब, खरीदो फरोख्त बसरा साहब कह रहे हैं कि आप लोग भी कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। बसरा साहब अगर इजाजत हो तो मैं गुजारिश करूं, लेकिन जरा इजाजत गुजारिश दे देना, मैं तो इजाजत, लेकिन हाथ हौला रखना। जी अच्छा, बसरा साहब मेरे भाई हैं, सबसे पहले तो यकीन करें कि मैं ये बात दिल से कह रहा हूँ, भले इख्तलाफ अपनी जगह पर, सियासी नजरियात अपनी जगह पर, इसमें दूसरी राय नहीं है कि बसरा साहब एक सियासी वर्कर है, जेन्युइन पॉलिटिकल बंदे हैं, गलतियां इंसान से हो जाती हैं। इन्होंने सिर्फ एक गलती की है एज अ पॉलिटिकल वर्कर। तारीफ होगी हुन जेडी अग्गू साडी क्लास होनी है ना, सुन लो जरा। जो एक इन्होंने गलती की है ना, वो सिर्फ ये है कि इनको पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ा। अलग पीपल्स पार्टी और हम भी आपस में इस इलेक्शन में भी आपस में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आए हैं। हम हमारे मैनिफेस्टोज अलग हैं, किसी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाना, किसी एक एजेंडे पर इकट्ठे हो जाना, वो एक अलग इशू है। लेकिन हम वही पार्टीज हैं जो आपस में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आते हैं। इत्तेहाद तो आकर असम्बली में किसी भी पार्टीज के साथ पार्टीज का होता रहता है। दूसरा अफसोस मुझे ये हुआ है कि आज जो ठेकेदार 30-30, 35-35, 40-40 करोड़ इमरान न्यादी की जेब में डाल रहे हैं, उनको टिकटें मिल रही हैं। जिस एमपीए के ऊपर ये हो इल्ज़ाम, चाहे वो पीटीआई का हो या कोई हो कि ये इसने कहीं से 5 लाख पकड़ लिया है, 10 लाख पकड़ लिया है, या वो अपने ज़मीर की आवाज़ पर वोट ना देना चाहे, पीटीआई के किसी जिससे कि 35-38 करोड़ रुपया इमरान खान ने टिकट देने का पकड़ा हो, तो वो कहते हैं कि ये एमपी करप्ट है। पूछ लेते हैं, मेरी गुजारिश सुनना, मेरी गुजारिश सुन ले। उस एमपीए पर इल्जाम आ जाता है कि इसने रिश्वत ले ली। बसरा साहब, आज आप पूरी लिस्ट मैंने देखी, यकीन करें कि मैं इंतजार करता रहा कि बसरा साहब, जिस दिन से मैं एमएनए बना हूं, बल्कि जब मैं एमएनए नहीं भी था, मैं उस वक्त भी देखता था कि ये टीवी पर बैठकर अपनी पार्टी को डिफेंड करते थे। यकीन कर लें, इनकी जुबान थक गई है इनके गलत कामों को डिफेंड करते हुए बसरा साहब की। लेकिन मजाल है उस लिस्ट में किसी जैन, चूंकि ये 35 करोड़ नहीं दे सकते ना, हमारी तरह स्वेद पोष लोग हैं, धक्के खा खा के इज्जत बनाई है, तो 35 करोड़ ये इमरान न्यादी को देने के लिए बसरा साहब किधर से लेकर आए? तो यानी कतई तौर पर बसरा साहब यही मामला है, 35 करोड़ नहीं दे सकते, आपको उसी को मिलेगी, चाहे वो 35 करोड़ उधर दे ठेकेदार हो। आप देखिए केपीके में इन्हीं के बंदे अपने बंदों को करोड़ों रुपए दे रहे हैं, उनकी वीडियोज आई, मतलब सफेद झूठ। 2 साल पहले भी इमरान न्यादी साहब कह रहे हैं स्टेज पे खड़े होकर जब ये वीडियोज आई हैं, आज कह रहे हैं कि ये तो मैंने आज देखी हैं। मतलब इतना झूठ बोलते हैं। और यकीन कर ले, बात ये नहीं है, मैं मानता हूं कि अक्सरियत जो है सो कॉल्ड सिलेक्टर के जरिए अक्सरियत जो है वो मतलब है कि बात तो तौर पर हुकूमती पार्टी की है। ये तो यूसुफ रजा गिलानी की हिम्मत है कि वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं सियासी वर्कर, और इनकी पार्टी में बैठे हुए लोग एमएनए, यकीन करें इन्हें वोट नहीं देखने। मैं आपको बड़ी एक मतलब है कि दिलचस्प बात बताऊं, ये बसरा साहब की खिदमत में भी गुजारिश करूंगा कि कहीं से कोई इनके पार्टी के लोगों की मुलाकात हुई गिलानी साहब के साथ, उन्होंने मुतालबा रखा, पीटीआई के लोगों ने गिलानी साहब से रखा कि नेक्स्ट टाइम हमें नून लीग के टिकट्स ले दे तो हम आपको वोट देने के लिए तैयार हैं। ये तो इधर मतलब डिलीवर ही नहीं किया ना लोग। आज 3 दिन से ये बसरा साहब गवाह हैं, 3 दिन से प्राइम मिनिस्टर बैठकर उधर हर एमएनए की मिन्नतें कर रहा है, फंड जारी कर रहा है, मैं ये कर दूंगा, आज मैंने वो टिकर पड़ा, आइंदा मैं एमएनए से रब्ता रखूंगा। कल इलेक्शन मुक्कन दे हट के फिर वज़ीर-ए-आज़म नजर नहीं आना। आज चलें इस पे बात करते हैं। कंवर साहब बड़ी देर से वेट करें। कंवर साहब मुझे ये बताएं कि क्या ऐसा मैकेनिज्म बन सकता है, जो टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जो कमेटी बनाई गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से,
4 हफ्ते में सिफारिशात मुरतब करनी है। तो आपके ख्याल में, आप बड़े एक्सपीरियंस हैं इस हवाले से, सेक्रेटरी रहे हैं, क्या ऐसा मैकेनिज्म बन सकता है कि इसकी खरीदो फरोख्त वोटों की उसको रोका जा सके? वो तो बड़ा आसान है, लेकिन चूंकि फैसला बहुत देर से आया, अगर ये एक हफ्ते पहले आ जाता तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बैलेट पेपर पर इसी तरह का एक निशान लगाना था जैसे आपके क्रेडिट कार्ड पे निशान लगा होता है कि आप उसको क्रेडिट कार्ड में देते हैं, उसके बाद रकम बाहर आ जाती है। इसी तरह का एक क्रेडिट कार्ड के साथ, या जिस तरह हमारा शनाख्ती कार्ड के साथ एक निशान लगा हुआ है, जिससे जिसके तमाम जो है वो कवायफ जो है वो नादरा की तहवील में होते हैं। नादरा जब चाहे उसके कवायफ को देख सकता है, आम आदमी नहीं देख सकता। तो इसी तरह का डिवाइस जो है वो बैलेट पेपर पर लगने के इम्कानात हैं, ताकि जो ही अगर इलेक्शन कमीशन चाहे उस डिवाइस के जरिए, उस कोड वर्ड के जरिए पता लग सकता है कि इसने किसको वोट दिया। इमरजेंसी में अगर कोई बहुत बड़ा जो है कोई स्कैंडल आ जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करके पार्टी के सरबराह को बता सकता है। अच्छी बात है, डिवाइस बिल्कुल ठीक है, लेकिन चूंकि वक्त की कमी की वजह से ये मुश्किल तरीन मरहला आ रहा था, जिसकी वजह से माजी के हिसाब से इंतखाबात करवाए जा रहे हैं। अब जहां तक नंबर 2 आपकी बात करें, अब जो कराची में जो वाकया पेश आया है, कंवर साहब इसमें ज़िमनी सवाल इसमें ये बनता है, क्या आईनी तरमीम के बगैर इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा मैकेनिज्म ड्रॉ कर सकती है या बना सकती है कि अगर ट्रेसेबल वोट भी बनाए तो क्या ये खुफिया बैलेट की जो आप कह सकते हैं कि आइन की रूह है उसकी मुखालफत तो नहीं कर रहा? नहीं, वो तरमीम हो जाएगी ना। अभी तो काम, अब तो ये तो इलेक्शन हो गए माजी के खत्म, माजी के तरीके इलेक्शन हो जाएंगे 3 मार्च को। इसके बाद पूरा पीरियड इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास है, इस अरसे में आप कानून साजी कर लें, आर्टिकल 226 में तरमीम कर लें, इसी तरह जो सेक्शन 122 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसमें तरमीम कर लें, तो तरमीम तो हो जाएगी ना। वक्त है, फिर रूल में तब्दीली भी आ जाएगी, वक्त काफ़ी पड़ा है। अब आराम से, तसल्ली से, और ये मार्च में, तो मार्च के पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते में पीटीआई के पास सेनेट में भी मेजॉरिटी मिल जाएगी, तो उन्हें आसानी के साथ जो है वो कानून साजी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अपनी टीम को बदले, मौजूदा टीम उनको गलत रास्ता लेके जाएगी तो कोई तरमीम नहीं हो सकेगी। आप अपनी बेहतरीन टीम लेके आए, बड़े संजीदा लेब के आइन और कानून के माहिरीन, अपोजिशन से लड़ाई झगड़े की बजाय कानून की बात करें। आप ये नारा छोड़ दें, मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। एनआरओ तो पंजाब में मिल गया, वहां उन्होंने बैठ के फैसला कर लिया, 5 आप लें, 5 आप लें, और जिन्होंने आपस में कंप्रोमाइज करवाया था 1 सीट उसको दे दी। इससे बेहतरीन एनआरओ क्या हो सकता है? तो अभी अपना जो मफादात आता है एनआरओ कर लेते हैं, मफाद उसका नाम बदल देते हैं, टेक्नोलॉजी बदल देते हैं। जी ये तो अंडरस्टैंडिंग है, मफावत है। तो कैसी मफावत है? आपने जनाब 370 का हाल है सूबाई असम्बली का, उनकी राय के खिलाफ ही आपने अपना एनआरओ कर लिया। ठीक हो गया कंवर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी कीमती आरा से हमें जो है नवाजा, हमें बताया कि किस तरह से ये मामला होना चाहिए। नाज़रीन, हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अली बलोच साहब ने शौकत बसरा साहब को चैलेंज किया है, वो बताते हैं आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिस्कस करेंगे जो सेनेट की इंतहाई अहम नशस्त है, जिसमें हफीज़ शेख साहब बामुकाबला यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, और इसके लिए तमाम जद्दोजहद हो रही है, क्योंकि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाते हैं तो एक तरह से जो ऐवान का एतमाद है वो समझा जाएगा कि पीडीएम जो कोशिश करना चाह रही है नो कॉन्फिडेंस मोशन की, उनको लिए आसानी हो जाएगी कि अरकान जो है 160 होने के बावजूद हम 181 से ज़्यादा कर सकते हैं, और ये कैपेबिलिटी रखते हैं। इस वजह से इस इंतखाबात पे बहुत फोकस किया गया पीडीएम की जानिब से, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इस सिलसिले में मुलाकातें करें। कल हफीज़ शेख साहब ने भी जो है इत्तेहादियों से मुलाकात की और इंश्योर किया कि उनको वोट दें। हमें अवैस तौहीद साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, सीजन जो है जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस साहब आपका।
अवैध साहब, एक तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन का आज जो एलामिया जारी हुआ है, इसको आप किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि अब खुफिया राय शुमारी से ही होंगे? और दूसरा, ये जो नशिस्त है इस्लामाबाद से, इस पे इलेक्शन बड़ी अहमियत का हामिल बन चुका है, तो आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन में ये इलेक्शन कौन इसमें फाते करार पाएगा? कमर, देखिए जाहिर बात है कि सारे सियासी हलकों में और सारे सियासी जमातों के रैंक्स एंड फाइल्स में दो ही जेर बहस मौजूद रहे हैं। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, और वो बिलाखिर कल फैसला आया जिसके बाद काफी इबाम था, और दोनों जो पोजिशन जमातें हैं और हुकूमती या हुक्मरान जमात है, दोनों ही की तरफ शादियाने बजाए जा रहे थे और दोनों इसको अपने लिए खुशी का पैगाम दे रहे थे। और लेकिन आज वो सारा इबाम खत्म हुआ और इलेक्शन कमीशन ने ये साफ अल्फाज में कहा कि इस वक्त की किल्लत की वजह से सीक्रेट बैलेटिंग ही जाएगा, जो आइन के तहत जो मुरवजा आइन के तहत जो कानून है उसके तहत। तो मैं समझता हूँ कि जाहिर बात है कि इस वक्त पीडीएम के जो बयानियां हैं उसको तकलीफ पहुंची है, और ये कोई दूसरा तीसरा ऑर्डिनेंस है जो सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से अपनी तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुख्तलिफ औकात में तकलीफ पहुंचाने के लिए या वजन डालने के लिए किया गया है, और वो तीनों दफा ही वो नाकामी हुई है। जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा कि पार्लियामेंट के बजाय अगर आप ऑर्डिनेंस के जरिए हुक्मरानी करना चाह रहे हैं या गवर्नेंस करना चाह रहे हैं तो ये आपको काउंटर प्रोडक्टिव नहीं होगा। उसके चाहे तो जिहाद कोई भी ढूंढ ले हुक्मरान जमात या इमरान खान साहब की हुकूमत। दूसरी तरफ जो आप कमर बात कर रहे हैं इस्लामाबाद की सीट का, देखिए आसिफ अली जरदारी साहब इस्लामाबाद में डेरा जमाए हुए हैं, और इससे पहले सारी जो उनकी तमन्नाइयां हैं वो गिलानी की सीट पर हैं। यूसुफ रजा गिलानी साहब, आपको पता है कि यूसुफ गिलानी साहब आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में एक दफा कुर्बानी का बकरा बन चुके हैं, और उनको वो बहुत ही लॉयल समझते हैं। जब आपको याद होगा जरदारी हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मेमो गेट और उसामा बिन लादेन के ऑपरेशन के बाद जो एक टेंशन थी या कशीदगी थी, उसमें ही एक मुतनाज़ बयान दिया था असेंबली फ्लोर पे गिलानी साहब ने कि आप हमसे वीजे का हिसाब पूछते हैं। उसामा को 6.5 साल किसने वीजा दिया? Exactly. कुछ दिनों बाद आपने देखा होगा कि इफ्तिखार चौधरी साहब के एक फैसले की नजर वो हो गए और फिर रुखसत हुए। वजारत उज़्मा का ओहदा जो है उनको हाथ धोना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी वफादारी कायम रखी। तो यूसुफ रजा गिलानी साहब के जो पत्ते से वो दो शिकार करना चाह रहे हैं, ऐसा तीर है जिसे दो शिकार करना चाह रहे हैं। एक तो वो एस्टैब्लिशमेंट को बावर कराना चाह रहे हैं कि मैं आपसे स्कोर सेटल कर सकता हूं, अभी भी मुझ में जान है। शौकत बसर साहब, अली गौहर बलोच साहब कह रहे हैं जब तक 35 करोड़ रुपए ना दिए जाएं तो सेनेट का टिकट नहीं मिलता है। तो 35 करोड़ रुपए एक आम आदमी किस तरह से दे सकता है? और वो नियाजी साहब पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इमरान खान नियाजी साहब पे, कि 35 करोड़ ले रहे हैं। कमर मेरे ख्याल में इससे बड़ा लतीफ़ा या इससे बड़ा शगुफ़ा, इससे बड़ा मजाक कोई नहीं होगा कि वो लोग ये बात कर रहे हैं जिन्होंने तरह तरह के तरीके कौम को सिखाए हैं, और ख़ुद जिस तरह के इन्होंने टीटियाँ लगाई हैं, गोले वाला हो, पापड़ वाला हो, चीनी वाला हो, इनको कम से कम करप्शन पे, लूट मार पे और गवर्नेंस पे बात नहीं करनी चाहिए। उसमें तो ये हम मानते हैं कि ये पीएचडी हैं और इन्होंने बहुत इनकी ट्रेनिंग है। आप अंदाजा ये करें, वो कह रहे हैं चीनी वाली बात से आपकी मैं इत्तेफाक करता हूं कि वो नियाजी साहब ने सर सुनिए। अच्छा मैं देखिए बलोच साहब आपने बात की, मैं बोला नहीं हूं। ठीक है सर। कमर बात ये है कि आप इनको ये अंदाजा करें कि 70 साल में हमेशा कहता हूं ये आमरीत रही है, ये दोनों पार्टियां रही। मुझे ये इतना सिर्फ सवाल दे दें, वो गिदड़ सिंह बता दें, 32,000 अरब डॉलर का कर्जा पाकिस्तान पे चढ़ गया। पाकिस्तान की 90% कौम गरीब होती जा रही है और हो चुकी है। ये खानदान किस तरह अरबपति और खरबपति बन गए, जिनकी ना तो लंदन में क्या पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं थी। कोई दुनिया का कोना बता दें, पाकिस्तान देख लें, जहां जहां देख लें, अरबों खरबों के मालिक हैं। और बात करके इमरान खान पे आप हर तरह का जाहिर है पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी है, बात कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान पर उसका बदतरीन मुखालिफ भी, जिसको खुद
पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया, उस पर बदयांती का इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। अगर हमने बदयांती करनी होती या इमरान खान ने करनी होती तो कमर जितनी सरतोड़ कोशिश की है इमरान जी, खान वैसे ने, वैसे ओपन गौहर बैरेटिंग साहब के लिए, ऑर्डिनेंस शॉप हैंड ये के लाए, लिए- आईनी एक तरमीम मिनट, ये एक लाए, मिनट, सुप्रीम कोर्ट एक के पास मिनट। ये गए और 20 MPs इन्होंने निकाले और मौकफ यही था कि हाँ। हम नहीं चाहते कि अगर खुफिया राय शुमारी से हो तो उसमें पैसा चले। जो सादिक और अमीन जेली सादिक और अमीन था और That is the जिसको point. वो निसार साहब जो थे जिन्होंने इस जेली सादिक और अमीन को सनद दी थी, उस जेली सादिक और अमीन को इलेक्शन कमीशन ने चार्जशीट उसके हाथ में पकड़ा के कि तुम डब्बा चोर भी हो, तुम वोट चोर भी हो, तुमने इंतज़ामिया के ज़रिए डस्का के इलेक्शन पे डाका मारा, उस जेली सादिक और अमीन को चोर साबित करके कौम के सामने खड़ा कर दिया। फिर उस जेली सादिक और अमीन का पोल उस वक्त खुला जब उसने अपने हवारियों के ज़रिए पाकिस्तानी कौम के ऊपर, जब उसको मौका मिला, डाका डाला और अरबों रुपए का चीनी का स्कैंडल सामने आया। फिर उस जेली जो सादिक और अमीन है वो उस वक्त भी एक्सपोज हुआ जब फॉरेन फंडिंग केस में काफ़ी अर्सा तक स्टे ऑर्डर के पीछे छुपा रहा और आज तक भी उसको प्रॉपर तरीके से खुलने नहीं दिया। अब जाकर उसकी हेयरिंग स्टार्ट हुई। फिर ये जेली सादिक और अमीन उस वक्त भी एक्सपोज हुआ जब इसने शौकत खानम के फंड्स और फॉरेन फंडिंग में अरबों रुपए अपनी तमाम बहनों के अकाउंट में शिफ्ट किए, ट्रांसफ़र किए और फिर बहनों को NRO जारी करवा दिया। फिर ये सादिक और अमीन जो है उस वक्त भी जेली साबित हुआ जब आपने देखा कि आटे के ऊपर और सुनामी ट्रीज में जो अरबों रुपए खा गए। मतलब कोई एक स्कैंडल नहीं, जब से PTI की गवर्नमेंट आई है हर दिन हर अरबों, और कोई स्कैंडल भी अरबों रुपए से कम का नहीं है। मकसद है कि चले चल रही है, स्कैंडल आ रहे हैं, इस पे बात भी हो रही है। कल इन शॉर्ट आपका अपना भी तजर्बा है, आप खुद रुकने कौमी असम्बली है, मुझे ये बताएं आपको क्या लग रहा है कल कौन जीतेगा, यूसुफ रजा गिलानी या फिर हफीज शेख? देखिए इन्होंने हफीज शेख तो खैर एक किराए के कैंडिडेट हैं और आपको पता है कि ये बसरा किराए के कैंडिडेट जीत गए तो जीत सकते हैं। इधर सब अनहोनियां हो रही हैं, मतलब तो। लेकिन इमरान खान साहब 2 दिन से 3 दिन इस से किराए के कैंडिडेट को हराने के लिए आपको बंदे तोड़ने पड़ेंगे, पैसे दे के जो मौजूद नहीं, मेरी गुजारिश मुरवजा नहीं। हाँ, इमरान न्याई साहब तोपे लेके पैसे की बोरियां लेके वो सामने पार्लियामेंट और यूसुफ रजा गिलानी साहब पार्लियामेंट हाउस में और यूसुफ रजा गिलानी साहब ऑफर करवा रहे हैं। लेकिन जो उनके मेंबरान हैं वो इसको तस्लीम नहीं सर, करते। इमरान खान अब बैठे तो उनको यूसुफ फोर्स रजा किया गिलानी जा रहा जरदारी है। साहब इस्लामाबाद आके बैठ गए। एक तरफ एक सियासी 3 वर्कर है, MPs आपने PTI के वहां से तोड़ लिए सर। एक तरफ सियासी वर्कर एक कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक किराए का बंदा जो IMF का कैंडिडेट है वो कल तक ये बात तो वैलिड है कि हफीज शेख पे उनकी पीपल्स पार्टी पार्टी के के लोग भी उन्हें ओन नहीं कर रहे और वो ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में थे ही नहीं। पार्टी के बाद टॉक शोज में भी मान रही कि कल तक ये उनके पे रोल पर था। वो कहते हैं कि अली साहब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शौकत बसर साहब, अवैस तौहीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी। सेनेट का कल इंपॉर्टेंट इलेक्शन आ रहा है और उस इलेक्शन में देखना है कि जो विफाक की नशस्त है जिसमें कांटेदार मुकाबला है हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान, वो मुकाबला कौन जीतता है, आने वाला वक्त बताएगा।